अपने सीनियर्स को करते देखा और उसी तरह से हमने करना चाहिए। उसमें कोई सीखने वाला काम हुआ नहीं, और ना किसी यूनिवर्सिटी ने या किसी एग्री कॉलेज ने या महकमा ज़राअत ने कभी कोई ट्रेनिंग रखी है कि किसानों की कोई ट्रेनिंग की जाए। अब आप ज़रा गौर करेंगे तो हैरान होंगे। देखिए, पाकिस्तान में ट्रैक्टर की ड्राइविंग के लिए कोई स्कूल नहीं पूरे पाकिस्तान, और ट्रैक्टर को चलाना इंतहाई टेक्निकल काम, उसको ऑपरेट करना, ठीक है। वो देख के लोग ड्राइवर बन गए, प्रैक्टिस से लोग ड्राइवर बन गए, प्रैक्टिस से लोग एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। सीखा तो नहीं ना भाई, बड़ों को करते देखा, उस तरह हमने भी करना शुरू कर दिया। ये जो तरीका काश्त है प्रोफेसर वली अंजम, ये टेक्निकल है। इसके अंदर आपको एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा तफसील से। उसके लिए यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद है, वहां से किसी चीज़ की समझ नहीं आई, मैं अवेलेबल हूँ, मैं गाइड करूँगा। और तीसरा मरला क्या है कि आप जब उसको प्रैक्टिस में जाएंगे तो आप बड़े पैमाने पे, अगर आपको शक हो रहा हो तो आप बड़े पैमाने पे ना जाएं। अभी मैं भी कह रहा हूँ ना जाए, आप छोटा सा एक तजर्बा लगा ले, 1 एकड़ का लगा ले, आधे एकड़ का लगा ले, लेकिन उसके जो स्टेप्स हैं 3 कि हार्ड पैन तोड़ना है लाजमी। हार्ड पैन तोड़ने से पहले जमीन को लेजर लेवल करना है। हार्ड पैन तोड़ दिया, हार्ड पैन तोड़ने के बाद वहां आपने बेड बनाने, बेड बनाने के बाद उस जमीन को नंगा नहीं छोड़ना। जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो जो फसलों की बाकियात है, वो आपने ज़ाया नहीं करनी, वो उनको जलाना नहीं है, उनको संभाल के रखना है, और वो आपने उस बेड के ऊपर डालनी है। तो उसके अंदर आपने सोइंग करनी है, उसके अंदर बीज लगाने हैं। ये करने के बाद आपके 2 काम रह गए बस, बीज लगाना और फसल काटना। इसके अलावा आपके सारे काम खत्म है। और जब कभी फसल को ज़रूरत हो तब पानी देना है। उसके लिए एक पैरामीटर है, एक तरीका है चेक करने का कि मेरी इस फसल को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। देसी सा सादा सा तरीका है उसके, वो चेक कर दें। एक तो वो जो पत्ते हैं फसल के, वो आपको बता रहे होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वो विल्ट करना शुरू कर दें, उर्दू में कहते हैं कुमला रहे हैं, वो कमलाना शुरू कर दिया उन पत्तों ने। तो आपको फिर वो उस खाली में थोड़ा सा पानी, आधी खाली, वो इतने साइज की गाली है, आधी गाली तक पानी देना बस उसमें, दैट्स ऑल। पानी वो पौधों के पास चला जाएगा। नहीं जाएगा तो पौधों की जड़ें जो हैं, उनके अंदर नेचर ने सेंसर लगाए हुए हैं, जड़ को पता चल जाता है किस तरफ पानी है, वो जड़ उस तरफ जाती है। जितना पानी दूर रहेगा जड़ उतनी ज़्यादा फैलेगी, जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी ज़्यादा सेहतमंद आपकी फसल होगी, उतना ज़्यादा बीज आएगा, उतना ज़्यादा फल आएगा आपके लिए। कोई और कोई जी जुल्फकार उस्मानी। कामरेड, एक सवाल है कि गन्ने की फसल जब हम काटते हैं अक्सर गांव में, तो 2 तरीक़ेकार हैं कि उसको जो सूखे पत्ते होते हैं उनको जलाया जाता है। दूसरी बात यह है कि उनको फैला के फिर पानी दिया जाता है। तो ये बात मशहूर है कि अगर जलाया नहीं जाता तो वहाँ पे बीमारियाँ लग जाती हैं उसके जड़ में। दूसरी ऐसी दवाइयाँ भी निकली हैं कि गन्ने के बीज के साथ दी जाती हैं। मेरे 2 सवाल हैं। तो जलाना क्या नुकसानदेह है, लेकिन वहाँ पे कहा जाता है कि अगर ना जलाया जाए तो बीमारियाँ पैदा होती हैं। दूसरी बात यह है कि कई बीमारियाँ होती हैं फसलों में, जैसे कपास, हाँ सवाल करें कपास में क्या कहते हैं उनको, जोड़े आपका सवाल क्या है? तो ये जो बीमारियाँ होती हैं जो फसलों में, आप उनके लिए जहरीली अद्वियात को मुकम्मल तौर पे रद्द करते हैं या उनकी ज़रूरत को मुकम्मल तौर पे आप रद्द करते हैं? हाँ, देखिए जो गन्ना है, ये इस नए सिस्टम में जिस तरह हम बाग लगाते हैं, ये उस तरह है। ये 10, 15, 20 साल यही चलेगा, दोबारा उसको लगाने की जरूरत नहीं। और हर साल ऑटोमेटिकली
50, 60, 70 मन, 100 मन उसकी पैदावार हर साल बढ़ती चली जाएगी और आपका गन्ना गिरेगा नहीं। किसी किस्म की उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। फसलों की किसी तरह की बाकियात को जलाना नहीं है। फसलों की बाकियात को जलाने का मतलब यकीन जानिए, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप भी इसमें मेरी वाली बात कहेंगे। ये हम सोना है, गोल्ड है जिसको हम जला देते हैं। बाकायदा उसकी गोल्ड वैल्यू है जमीन के अंदर। किसी भी तरह की फसलों की बाकियात को जलाना। रही बात बीमारी आने की, वो मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूँ। इस निज़ाम में जब हम ज़मीन को ढांप देते हैं तो ज़मीन के नीचे पौधों के जो दोस्त कीड़े वो इतने ज़्यादा हैं नेचर के अंदर। एक कीड़े को कंट्रोल करने के लिए नेचर के अंदर फसलों के जो दोस्त कीड़े हैं, एक दुश्मन कीड़े के मुकाबले में उनकी तादाद 1700 है, सिर्फ एक कीड़े के मुकाबले। 1700 एक कीड़ा जो है दुश्मन कीड़ा फसलों का, पौधों का, तो 1700 कीड़े हैं जो पौधों के दोस्त कीड़े हैं। तो वो उनको नेचुरल एक सिस्टम में कंट्रोल कर लेते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बीमारी नहीं आती। किसी तरह की कोई भी बाहर से चीज नहीं डालनी, किसी तरह की भी नहीं डालनी। चाहे वो कोई बंदा ये कहे बेचने वाला कि ये तो ऑर्गेनिक मैटर है, इसको डालो, भाई वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपसे पैसे लेना चाह रहा है। इस सिस्टम में किसी बाहर से कोई चीज़ डालने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें कमान जो है, 1 मिनट साई, दूसरों ने हाथ उठाए। मुस्तफ़ा बारी आए। कामरेड, मेरा आपसे सवाल ये है कि देखिए, इस सारे प्रोसेस में बीज जो होता है, जो सीड है, आजकल वो मार्केट में सारा हाइब्रिड सीड मौजूद है। तो क्या वो हाइब्रिड सीड पे भी हम ये तजर्बा कामयाबी के साथ कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो इंडिजिनस सीड थे हमारे, वो अब मार्केट में नहीं है। मैं आपका सारा सवाल समझ। आज से 3 साल पहले आसिफ शरीफ साहब ने गिलगित से गंदम का बीज मंगवाया। इसलिए मंगवाया, वहाँ पुराना जो नेचुरल सीड था ना गंदम का, वो वहाँ अवेलेबल था। वहाँ चूँकि छोटी छोटी खेती बाड़ियाँ हैं तो कंपनियाँ वहाँ नहीं पहुँची सीड बेचने के लिए। और छोटी खेती बाड़ी के लिए किसी ने खुद भी इतना ज़्यादा नहीं किया कि मैं जाके सीड नया लेके आऊँ। तो वो पुराना बीज लगा रहे थे। तो वो हम कोई 100 फार्मर्स को उन्होंने 2-2 kg प्रोवाइड किया। मुझे भी 2 kg मिला, तो मैंने उसकी सोइंग की। अब उन्होंने कहा कि भाई एहसान, जो सेहतमंद सट्टे हों वो आपने अलग से काट के अगले साल के लिए सीड रख लेंगे। मैंने अगले साल के लिए रख लिया, फिर लगाया। इस दफ़ा अब हम फिर वो जो उसमें सेहतमंद सिट्टे हैं वो काट लेंगे, अगले साल फिर काटेंगे। ये जो 3 साल मुसलसल जब हम ये अमल करते हैं तो वो चौथे साल वही हाइब्रिड सीड बन जाता है। और ये नेचुरल हाइब्रिड सीड है। आपको बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें सारे लोगों के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन। कामरेड, इसको हाइब्रिड कहा जाएगा या हर्बल कहा जाएगा? नहीं कामरेड, ये नेचुरल। हाइब्रिड तो नाम नल है ना। नहीं, मैं वो उसकी परफॉर्मेंस के एतबार से ये बात की। तो वो जो आर्टिफिशियली हमें परफॉर्मेंस हमसे करवा रहे हैं ना, हमें उन्होंने कहा किस पे लगा दिया, वे ऑफ एग्रीकल्चर आप पुराना रखे, सीड नया लगाए। ये टेक्निकली आप अंडरस्टैंड करें। और उसने कहा कि यह इससे पैदावार ज़्यादा होगी। हालांकि ये सारी बात गलत है। पाकिस्तान में हाइब्रिड सीड सेल हो रहे हैं, हमारी एग्रीकल्चर की पैदावार नीचे जा रही है। पिछले 7 साल से नीचे जा रही है। क्यों जा रही है? इसलिए आप में से कभी किसी ने अगर ज़मीन का टेस्ट करवाया हो तो उसको पता चलेगा कि ज़मीन की पीएच पाकिस्तान में हर जगह 8 को क्रॉस कर चुकी है। जिस दिन ये 9 हो जाएगी उस दिन कोई बीज नहीं उगेगा ज़मीन में। हाँ जी। ये जब पीएच 9 को क्रॉस करेगी तो उन दिनों मुस्तफा साहब कोई सीड नहीं उगेगा, खाली घास होगा। ठीक है। अब जो हमारे पुराने जो नेचुरल सीड हैं वो तो हैं हमारी सेहत के ऐन मुताबिक।
अब ये जो इन्होंने गंदम के नए सीड निकाले, उनमें ग्लूटन की मिकदार उससे ज़्यादा है जितना हमें हमारी बॉडी को चाहिए। वो जो ग्लूटन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से हम शुगर में मुब्तला हो रहे हैं। शुगर की सबसे दुनिया में बड़ी वजह ग्लूटन है, और ग्लूटन वो जो गंदम के जितने नए बीज हैं उनमें 13-14% ज़्यादा है जितनी हमें चाहिए। इसलिए हमें वो नेचुरल सीड पे जाना पड़ेगा, उसके अंदर ग्लूटन उतना ही है नेचुरली जितना हमें चाहिए। ठीक है ना। तो आप ये जो शुगर के मरीज, वे ऑफ लाइफ है, वैसे तो लाइफस्टाइल की बीमारी है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी एक फैक्टर जो है इसमें वो हमारी गंदम है। तो ये कंपनियों के सीड की हमें ज़रूरत नहीं है। नेचुरल सीड की परफॉर्मेंस उसी तरह से मेरी लास्ट ईयर जो गंदम की पैदावार थी वो 51 मन थी पर एकड़। और जिन लोगों को और देसी सीड, वो जो गिलगित से हमें सीड आया उसमें 2-3 वैरायटियां देसी वाली पुरानी वाली मिक्स थी। इस साल तो हमने उनको थोड़ा काट के वो अलग मैनेज कर लिया, अब आगे लोगों को भी दे रहे हैं। सीड की वजह से पैदावार नहीं बढ़ेगी हमारे नए अच्छे नेचुरल तरीका काश्त पे। मीर साहब, मीर मुनव्वर, इसमें यार वो कमान का जो बीज होता है ना, हम 2-3 साल के बाद उसको ख़त्म करके फिर दूसरा लगाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दूसरा लगाना चाहिए या वही आपके तरीके से चलता रहेगा? हमारे तरीके से ये बाग है गन्ना, इसको बाग समझ के लगाना है। 10, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल ये चलता रहेगा। कभी उसको उखाड़ने की, ज़ाया करने की जरूरत नहीं, कभी भी। मगसी साहब, कामरेड साहब, आपने बड़ा अच्छा एक आइडिया प्रेजेंट किया है, बड़ा अच्छा था वो। ये आजकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए ना, कि एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी, आम आदमी की, किसान की इनकम भी बढ़ेगी, मुल्क के फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम। तो ये गवर्नमेंट सतह पे क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है, इसके कोई असर? जी, पाकिस्तान में अगर आप किसी दिन फौजी फर्टिलाइज़र की वेबसाइट खोल लें तो आप देखें कि फौजी फर्टिलाइज़र साल में कितने पैसे किसानों से लेके जा रही है। हालांकि उनको गवर्नमेंट लेवल पे आसिफ शरीफ साहब ने, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको वो ना मिले हो। इमरान खान को वो मिले, इमरान खान उनका क्लास फेलो है, HSN का दोस्त है, जाके मिले, ब्रीफिंग दी। उन्होंने वो जंग वाले जो हैं फ़खर इमाम, उनकी कमेटी बना दी। कमेटी बनने के बाद पाकिस्तान में जो होता है वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तमाम सेक्रेटरी जो ज़राअत से रिलेटेड थे उनको मिले। एग्री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 3 दफ़ा आके उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में 3 दफ़ा उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। लम्स वालों ने उनका एक तजर्बा इस्लामाबाद वालों ने वो लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। पेशावर में उन्होंने हर जगह पे, कोई पाकिस्तान के अंदर हायर ऑफिशियल ऐसा नहीं है जिसको ये पता ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ा माफिया है। मजमूई तौर पे एक साल में किसानों से जो पैसा छीना जा रहा है, मुहतात अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये 11,000 अरब रुपए। अब 11,000 अरब रुपए किसानों से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और सीड, ये 3 फ्रॉड हैं जिनसे वो 11,000 अरब रुपए छीन रहे हैं। तो वो नहीं करेंगे। बल्कि सच्ची बात बताऊं, आसिफ शरीफ साहब कहते हैं कि जो किसान इस सिस्टम में शिफ्ट हो जाएं उनका डाटा आम बंदों को शेयर ना करें। वो समझते हैं कि इससे हमें थ्रेट भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो किसान मेरे पास अगर किसी किसान को वो भेजे तो पहले उसकी अच्छी तरह इंक्वायरी करते हैं, ये बंदा है कौन, कहाँ से, कैसे। ऐसा ना हो कि मैं कोई वो इस तरह का आदमी एहसान के पास भेज दूँ जो एहसान को नुकसान पहुँचाए जा। तो ये बहुत बड़ा माफिया है। बल्कि मैं तो अब क्लियर हूँ, पाकिस्तान में सबसे बड़ा माफिया है ही है।
इससे बाकी माफिया जितने भी हैं वो छोटे हैं इससे। मतलब हमें कॉमरेड बशीर बंगलानी। आपने कहा पौधे को पानी कम देना चाहिए। हमारे इलाके में चावल का काश्त हो रहा है। चावल का काश्त ऐसा है मछली जैसा पानी में रहता है, चावल का फसल भी ऐसे पानी में रहता है। तो थोड़ा पानी कम हो जाता है तो वो उसका जो बूढ़ा है वो सूख जाता है, मैं समझ गया। इसलिए 6 महीने वो पानी में रहता है। चावल के अलावा तो कोई सवाल नहीं। नहीं, अच्छा जी, चावल की फसल को उतना ही पानी चाहिए जितना गंदम को चाहिए। गंदम का पौधा और चावल के पौधे की एक जैसी शक्ल है और एक जितनी पानी की जरूरत है। हाँ, अलबत्ता गंदम में ज्यादा पानी खड़ा कर देंगे तो गंदम का पौधा सूख जाएगा और चावल का पौधा बर्दाश्त कर जाएगा। उसको जरूरत नहीं है, वो बर्दाश्त कर लेता है। और मैंने जब मेरा बचपन था तो मेरे वालिद साहब तो 3 पानी लगाया करते थे चावल को, पूरे 3, उससे तैयार हो जाता था, अच्छी फसल होती थी। अब हुआ क्या है, उस जमाने वो जड़ी बूटियां हाथ से निकाल देते थे। अब आप लोग जड़ी बूटियां निकालना नहीं चाहते, उसमें वो लेबर नहीं लगाना चाहते उसमें, और आप उसमें पानी खड़ा कर देते हैं। अब जब पानी ज़्यादा खड़ा करते हैं तो वहाँ जड़ी बूटियाँ नहीं उगती। तो आहिस्ता आहिस्ता ख्याल ये बन गया कि इसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी में बिल्कुल नहीं चाहिए। अब जब रेज बेड के ऊपर लगाएंगे और ज़मीन को ढांप देंगे, वहाँ आप पनीरी लगाने की बजाय सीड लगाएंगे, बीज लगाएंगे, वहाँ जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी, सिर्फ चावल का पौधा उगेगा, उसके बीच में से बाहर आ जाएगा। वो जो आपने ऊपर डाला है ना, उसको ढांपने के लिए पराली डाल दी है चावल की या गन्ने की, वो डाल दी, तो उसमें से उग के वो खुद ही बाहर आ जाए। नुकीले पत्ते में आता है ना, लहसुन है, प्याज है, ये खुद ही उग के बाहर निकल आते हैं। जी कोई और दोस्त? कॉमरेड सत्तार गोटो। ये मेरे सवाल का जवाब आ गया। तो कामरेड का कहता है कि उसको सूरज की तपश नहीं लगानी चाहिए, उस पर उसको ढांपना चाहिए। तो मैंने कहा कि ढांपना खुद तो एक तो ये होता है कि वो घास फूस निकल आता है, वो उसको ढांप देता है ज़मीन को, या पहले से जो उसको घास फूस जो है लगा उसके जो है बकाया जाते हैं उसको उससे ढांप दिया जाए। तो आपने दे दिया कि पलाल के हो या गन्ने के हो गया। कोई और दोस्त? कॉमरेड अब्दुल रज़ाक। सर, आपने गन्ने की भी बात कर ली, राइस की भी बात कर ली और गंदम की भी बात कर ली। एक सिंध में एक और पॉपुलर फसल है काटन। हाँ जी। जैसे आपने बोला, ये मैंने खुद भी सुना है और यूट्यूब पे देखा भी है कि पेशावर के पीके वाली साइड पे कुछ ऐसी नस्ल है, हमारे पास जो सट्टा होता है वो ज़्यादा 3 इंच का होता है। उधर उसने बताया था सट्टा तकरीबन 5 इंच का सट्टा होता है। इधर हमारे सट्टे में 15 से 16, 20 दाने होते हैं, उसमें 35-40 दाने होते हैं। ये जिन्स का मुझे पता है कि वहाँ से हम अगर वो मंगवा लें, अगर इन केस कोई बंदा काटन लगाना चाहता है, क्योंकि हाइब्रिड जो ये सारे जितने भी हमारे पास इधर काश्तकारी हो रही, हर बीज में वो हाइब्रिड है। कनकी के टाइम तो हमने चलो गंदम उधर से मंगा ली, गन्ना भी चलो ठीक है हमने मंगवा लिया, काटन का क्या करें? कॉटन का भी जो आपके पास सीड अवेलेबल है वो लगा दे आप, वो तो हाइब्रिड है जो भी है। इन्होंने कहा फर्ज कर ले आपके पास हाइब्रिड के अलावा कोई सीड नहीं है, आप लगा ले, अपना सीड संभाल के रखे। अगले साल जब तो फिर कभी काटन लगानी होगी तो वही। और काटन का पौधा जो है ये भी परमानेंट पौधा है, ये आप एक दफा लगा ले, ये भी दरख्त है ये काटन का पौधा। ये तो हमें इन्होंने बताया ही नहीं। किसानों ने क्या किया, वो जब फसल ले ली उसको हल चला दिया, काट दिया, खत्म कर दिया। अब क्या है कि आप कॉटन 1 साल लगाएंगे, जब तक चाहे उसको चलाएं, जब तक चाहे। जो ही आपकी फुट्टी का वो कलेक्शन हो गई सारी, होने के बाद वहाँ आप उसके अंदर कोई और फसल लगा दें, तब तक के लिए, जब तक वो आपकी कॉटन दोबारा नई फोट नहीं निकाल रही, तब तक आप वो वहाँ से फसल लें। और उसमें इंटरक्रॉपिंग के इतने अच्छे ऑप्शन हैं। मिसाल के तौर पे अदरक है,
पहले साल आपने कॉटन लगाई, अगले साल फरवरी मार्च में उसमें अदरक आप काश्त कर दें सेंटर में। 2 लाइनें आपकी बेड के ऊपर कॉटन की आ गई, सेंटर में आपका अदरक आ गया। जितना अदरक को साया चाहिए वो कॉटन का पौधा देगा। तो अगर नेक्स्ट आप पता क्या करेंगे, आप कॉटन सिर्फ इसलिए लगाएंगे कि मैंने कॉटन अदरक लगाना। क्यों? अदरक से जो इनकम है वो ज़्यादा है। कई टाइम ज़्यादा है, पूरी दुनिया में ज़्यादा है। कॉटन प्लांट कितनी लाइफ कितनी होती है? अदरक की कॉटन कॉटन ये ट्री है बॉस, प्लांट नहीं है। गंदम का पौधा प्लांट है, हमारा बैंगन का पौधा वो प्लांट है। मेरे पास 3 साल के वो हैं, वो चल रहे हैं, वही चल रहे। यील्ड में कोई फर्क नहीं है? भाई बढ़ती जाएगी पैदावार, वो ज्यादा मजबूत होता जाएगा, उसकी जड़ें ज्यादा हो जाएंगी, वो ज्यादा मिनरल्स अपटेक करेगा, तना मजबूत वो होगा। तना मजबूत हो जाएगा, वो ज्यादा पैदावार देगा आपको जितना पुराना होता चला जाएगा। वो ट्री है। यही मैं कह रहा था कि ये जो एग्रीकल्चर है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टेक्निकल एग्रीकल्चर है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी यही बात 7 मिनट रह गए, 2 सवाल। मैं सिर्फ एक बात करके, ट्रैक्टर हम चलाते हैं, आप में से जो किसान है भाई, उसके जो बड़े व्हील हैं कितनी हवा रखते हैं उसमें जब आप खेत में हल चलाते हैं? कोई बताएगा आपने? है किसी को पता? नहीं पता। चले मैं बताता हूँ, आप चेक कर लीजिए। तकरीबन 20 पाउंड रखते, जबकि ट्रैक्टर की 20 पाउंड हवा बड़े टायर में सिर्फ तब होनी चाहिए जब आप लोड लेके जा रहे हैं किसी से। जब आप खेत में चला रहे हैं तो उसके अंदर हवा 10 पाउंड होनी चाहिए। 10 पाउंड होगी, आपका ट्रैक्टर डीजल कम खाएगा। हाँ, आपका इंजन बहुत सुकून से चलेगा, आराम से। आपको पता, वो आवाजें नहीं देगा, फिर वो आग नहीं निकाल रहा होगा, आराम से चलेगा। ये जो इंजन है, ये टैंकों का इंजन है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में यही इंजन था जो टैंकों में इस्तेमाल होता था। उस बड़ा ताकतवर इंजन था, लेकिन हमें इन उल्लू के पठों ने कोई चीज बताई नहीं। 10 पाउंड हवा चाहिए जब वो आप खेतों में उस पर काम कर रहे हैं। जब आपने कहीं लोड लेके जाना है, उसमें हवा 20 पाउंड जी। आज इस कामरेड मेरा आपके 6 मिनट रह गए, वो जहन में रहे। एक सवाल और भी है। और मेरी बात ये है कि हमारी सिंध की जो काश्तकारी हो रही है उसका ज़्यादातर डिपेंडेड है ज़ेर ज़मीन पानी से। तो अभी कुछ सालों के अंदर ज़ेर ज़मीन पानी में सी साल्ट की लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस फार्मूला सी साल्ट को कंट्रोल कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं भूल गया अपनी प्रेजेंटेशन में वो बात। जो अंडर सॉइल हमारे वाटर रेजरवायर हैं, जो हमारा ज़मीन के नीचे जो ज़ख़ीरा है पानी का, जब वो हार्ड पैन बन गया है, पानी बारिश होती है या हम खेतों को पानी लगाते हैं, वो नीचे जज़ब नहीं होता। जज़ब नहीं होता तो हवा में वेपरेट कर जाता है। तो वो जो ज़मीन के अंदर हमारा जो रेजरवायर है, जो हमारा स्टॉक है पानी का, वो कम होता चला जा रहा है। और उस कम होने की वजह से ये जो कामरेड ने बताई बात, कि उसके अंदर सॉल्ट आना शुरू हो गए। जब हम इस तरीका काश्तकारी पे जाते हैं तो हमारा अंडर सॉइल वाटर जो है उसका ज़ख़ीरा भी पूरे का पूरा रहेगा, प्लस उसके अंदर जो नमकियात है वो दिन ब दिन कम होते चले जाएंगे। और तीसरी बात, सर पार्कर में एक आदमी ने बाग लगाना शुरू किया इस सिस्टम में। आपको तो पता है वहाँ अंडर सॉइल जो ज़मीनी पानी है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो चूँकि सिर्फ पानी खाली में रहेगा, नमकियात खाली में रहेंगे, तो पौधे की तरफ पानी जो जज़ब होके जाएगा उसके अंदर नमकियात नहीं है और पौधे सेहतमंद है और बेहतरीन उनका फल है। तो नमकियात जो है वो सिर्फ उसके अंदर है जो खाली है। तो खाली के अंदर जो भी आप ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे और वहाँ जो कीड़े पलेंगे
वो कीड़े उन नमकियात को प्रोसेस करके पौधों की खुराक बना दें, जो दोस्त कीड़े। जी काबरेट गुलाम मोहम्मद दमाली। हमारे बलूचिस्तान में पानी बहुत कम है, वहाँ सब्जी होती है। अब हमारी ज़मीनें जो हैं उनमें शुरू से हल लगा के सिर्फ सब्जी के लिए क्या करते हैं, तो हम डीएपी डालते हैं, उससे तो ज़मीन कमज़ोर होती है। अब डीएपी को जो बंद करें, अगर सब्जी लगाएं, अगर वो सही ना होगी तो उसके लिए क्या करें? नहीं देखिए, इस सारे काम पे तजर्बे हो चुके हैं। अब उस आदमी ने सारे तजर्बे करने का इल्म तैयार किया है, वो लोगों को बता रहे हैं। जब आप वहाँ, अगर आपके यहाँ वहाँ हार्ड पैन, अगर सख्त पैन नीचे अगर बनी है, उसको ख़त्म करके बारानी ज़मीन में जब ये आप काम करेंगे तो आपका वो जो पानी नीचे है बारिश का, वो ख़त्म होगा ही नहीं, सारा साल अवेलेबल रहेगा पौधे। ये पोठोहार के इलाके में और आपके उस एरिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, एक ही तरह का। तो यहाँ पे काफ़ी किसानों ने मूंगफली और ये जो सब्जियां वगैरह काश्त की हैं, बहुत कामयाब हुआ। आपको वहाँ खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहाड़ों के अंदर जो ज़मीनें हैं उनके अंदर जो मिनरल्स की मिकदार और तादाद है वो ज़्यादा है, आपको तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा तजर्बा लगा ले, ना बड़ा लगाए। जी कोई और दोस्त? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।